जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे, इसको हम लोग कभी कभी सदिश और कभी कभी कहीं कहीं पर द्विसदिश के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में रहे सदिश दिशा और परिमाण दोनों ना है, तो दिशा और परिमाण दोनों है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे, द्विसदिश के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी प्लेन के लिए होता है ये द्विसदिश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और नहीं तो सदिश, इसका सेकंड ऑप्शन अगर पूछो तो सदिश होगा, नहीं तो द्विसदिश। यहां चूंकि दोनों दे दिया है, दोनों को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विसदिश। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी किसको दर्शाता है? मिनिमाइज करो खाली। यहाँ नो करोगे तो कैसे खुलेगा? छोड़ो, तुम लोग सब एक्सपेरिमेंट यहीं कर लेता है, जब पढ़ाने लगेंगे तब। 20 बार भी करोगे तो वही ना हो। चलो चलो दोस्त मेरे, चलते हैं हम लोग आगे 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 आगे। यहां पर, यहां से इसका ये लगाओ यार। आज तो एकदम टाइम का मम्मी डैडी हो गया है। अरे भाई लगा दे, वो भी नहीं लग रहा है तुमसे। लाओ, उल्टा लगाता है। चलो पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कुछ सदिश राशियों के गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या कहते हैं? द्विसदिश के नाम से जाना जाता है। दोस्त मेरे यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पैलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? कौन लॉजी दोस्त मेरे? पैलियंटोलॉजी कह रहा है किसका अध्ययन है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ पैलियंटोलॉजी? पैलियंटोलॉजी किसका अध्ययन? देखो हड्डियों का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों के अध्ययन की अगर हम बात करें, हड्डियों के अध्ययन की अगर हम बात करें, इसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। हड्डियों हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और मांसपेशियों के अध्ययन को अगर हम बात करें, मांसपेशी के अध्ययन की अगर हम बात करें, किसकी अध्ययन दोस्त मेरे? मांसपेशी के अध्ययन को, तो हम लोग कहते हैं इसको मायोलॉजी। इसको कहते हैं दोस्त मेरे मायोलॉजी के नाम से जानते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। हृदय के अध्ययन को अगर हम बात करें, हृदय के अध्ययन को, तो इसको हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके? हृदय के अध्ययन को। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, क्योंकि साइटो जो है वो ग्रीक शब्द है जिसका मतलब कोशिका होता है। साइटो लॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। पतला वाला कोई पेन दो यार। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो देख लो, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं।
अब बता दो जल्दी, पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पेलियंटोलॉजी जल्दी से बता दो किसका अध्ययन है? जीवाश्म का अध्ययन है। जीवाश्म के अध्ययन के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करते हैं, और कार्बन 12 पद्धति का प्रयोग जो होता है यह द्रव्यमान निकालने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन 12 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 12 पद्धति का, कार्बन 12 का प्रयोग करते हैं। एएमयू में निकालते हैं। कहेगा किसमें निकालते हैं? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में निकालते हैं। जीवाश्म की उम्र का पता कार्बन 14 पद्धति से लगाया जाता है। मांसपेशी, मायोलॉजी, हृदय, कार्डियोलॉजी, कोशिका साइटोलॉजी, उत्तक हिस्टोलॉजी। उत्तक बोले तो क्या? हिस्टोलॉजी का। हड्डी बोले तो ऑस्टियोलॉजी। हो गया। अगला अगला अगला, द नेक्स्ट वन इज, अगला देखो क्या कहता है? कहता है परमाणु मॉडल के समय 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 परमाणु मॉडल जो दिया गया था, देखो किसने दिया था? थॉमसन ने भी दिया। थॉमसन ने ये प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था तरबूजा के ये पर। तो कहता मॉडलों के समय अनुसार निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे व्यवस्थित कीजिएगा बता दीजिए जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले दोस्त मेरे दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था, और ये प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले अगर हम बात करें, थॉमसन ने दिया था, और ये प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। उसके बाद दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया था, रदरफोर्ड ने। उसके बाद किसने दिया दोस्त मेरे? बोर ब्यूरी ने दिया। बोर ब्यूरी ने दिया। उसके बाद बोर ब्यूरी ने दिया। ये ऑर्डर है। अब ध्यान से देखिएगा, थॉमसन ने क्या दिया था? प्लम पुडिंग का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। प्लम पुडिंग का सिद्धांत। ये डेली दोस्त मेरे कम से कम 1000 फैक्ट्स तो आपको बता के ही जाते हैं। और कहेगा कौन सा फल का प्रयोग किया था? तरबूज का उपयोग किया था। और रदरफोर्ड की अगर हम बात करें, इन्होंने नाभिक की खोज की थी, और नाभिक की खोज किया था, और किस प्रभाव के द्वारा? प्रकीर्णन प्रभाव के द्वारा। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किस प्रभाव के द्वारा दोस्त मेरे? प्रकीर्णन प्रभाव के द्वारा। किस प्रभाव के द्वारा? प्रकीर्णन। और कहेगा कौन सा किरण का यूज किया था? अल्फा किरण का यूज किया था। अब बोर ब्यूरी ने तो 2n² की खोज की थी, 2n² की खोज की थी, और यही ऑर्डर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो बता दो क्या हो जाएगा? थॉमसन 1 नंबर, यानी 2 नंबर में है ये, तो ये 2 नंबर हो जाएगा पहले। तो 2 नंबर पहले यहां भी है, और 2 नंबर पहले यहां भी है। उसके बाद हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड 1 नंबर में है, तो आंसर हो जाएगा C4 कैट। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। प्लम ऐसी सुपर बाइक के हेवी ड्यूटी इंजन को स्मूथली चलाता है। प्लम पुडिंग का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण की खोज की, नाभिक की खोज की, प्रकीर्णन प्रभाव बोर ब्यूरी 2n²। बोर ब्यूरी की अगर हम बात करें 2n², बोर ब्यूरी की अगर हम बात करें 2n²। हो गया। बोर ब्यूरी की अगर हम बात करें तो क्या 2n² की खोज किया था। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे, अगला अगला अगला। ध्यान से देखना। अगला क्या कहता है? मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। अगर कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिर रहा है, मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर कोई पिंड मुक्त अवस्था में पृथ्वी के नीचे गिर रहा है तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ध्यान से समझना। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यू का मान प्रारंभिक वेग 0 ले लेंगे, ए कांस्टेंट ले लेंगे, तो एस समानुपाती होगा टी स्क्वायर। लेकिन कब? जब ए का मान नियत रहेगा। जब ए का मान क्या रहेगा दोस्त मेरे? नियत रहेगा। और एक ऑप्शन है भी बराबर होता है यू प्लस ए टी। भी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ यू कांस्टेंट, यू 0 ले लेंगे, ए कांस्टेंट ले लेंगे, भी समानुपाती हो जाएगा टी। और कब? जब ए नियत रहेगा। जब ए नियत रहेगा। ध्यान से देखो, कहते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस समानुपाती टी स्क्वायर, ए नियत रहेगा। भी बराबर यू प्लस ए टी, भी समानुपाती हो जाएगा टी जब ए नियत रहेगा। तो कहता है तय की गई दूरी किसके समानुपाती है? पिंड की मात्रा गिरने का समय, गिरने के समय के वर्ग का। देखो
हेलो 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 हेलो, अगला 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 देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दोस्त मेरे कि पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में किसके लिए किया जाता है। तो देखो, दूध भी मिलता है, मांस का भी उत्पादन होता है। जरायुज का नाम सुने हो? अंड प्रजक दो प्रकार के होते हैं। एक जरायुज होता है जो जंतु देता है, और एक अंड प्रजक होता है जो अंडा देता है। तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? जल्दी से बता दो। 1, 2 और 3। अंडा उत्पादन नहीं देता, जो अंड उत्पादन करता है उसे अंड प्रजक के नाम से जानते हैं। अंड प्रजक के नाम से जानते हैं। इसमें मुर्गा वगैरह होता है, मुर्गा वगैरह होता है, और इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। कृषि कार्य भी करते हैं इससे हम, पशु से मांस भी और दूध का भी उत्पादन करते हैं। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा हाइड्रोजनीकरण की अगर हम बात करें, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण क्या है तो ध्यान दीजिएगा। ये वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए, कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, या यूं कहें असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, वनस्पति तेल का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी, निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हो गया। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी। अगला अगला बता दो क्या हो जाएगा। न्यूटन द्वारा किसके द्वारा? न्यूटन द्वारा गणित के निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? कैलकुलस का, गणना का। कैलकुलस जो है ये न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन दोस्त मेरे बहुत भयानक वाले वैज्ञानिक थे, छोटा मोटा वैज्ञानिक अगर नहीं समझना। न्यूटन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कैलकुलस का नाम सुने हो ना? कैलकुलस की खोज की थी किसने? न्यूटन ने। ज्यामिति का खोज कौन किया था? यूक्लिड ने। ज्यामिति की अगर हम बात करें, इसकी खोज अगर बात करोगे तो किसने किया था दोस्त मेरे? यूक्लिड ने ज्यामिति की खोज की थी। किसने? बीजगणित की अगर हम बात करें, मोहम्मद इब्न मूसा ने। बीजगणित की अगर हम बात करें, एमडी मोहम्मद इब्न मूसा ने खोज किया था। किसका? अलग अलग जगहों पर वैसे इसका खोज अलग अलग दे देता है। खोज वगैरह में दोस्त मेरे हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। मोहम्मद इब्न मूसा कहते हैं इसको, मोहम्मद इब्न मूसा कहते हैं उसको। तर्क की खोज जो है, तर्क जो हम लोग देते हैं, तर्क की खोज अरस्तु ने किया था। तर्क की खोज किसने किया था? अरस्तु ने। अच्छा बता तो न्यूटन साहब कहां के थे? आइजैक न्यूटन साहब कहां के थे? शायद हमको लगता है इंग्लैंड के थे। अरस्तु साहब ग्रीस, जो पुराना ग्रीस था वहां के थे। बता दो अब जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। तर्क बोले तो तर्कशास्त्र की खोज अरस्तु ने, ज्यामिति यूक्लिड ने, बीजगणित एमडी इब्न मूसा ने, कैलकुलस की खोज किसने की थी? न्यूटन साहब ने। अगला बता दो क्या हो जाएगा आंसर। अगला 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 देखो क्या है। अम्ल और क्षार एक खास विशेषता से एक दूसरे से के गुणों को एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगेगा तुमको। अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को डैश उनकी क्षमता है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिला के जो क्षमता है वो क्या है दोस्त मेरे? आप जब देखिएगा इसको एनसीईआरटी में, जब आप देखिएगा तो एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10th में, पेज नंबर 23 में, चैप्टर नंबर 2 में, जो लिखा गया उपर्युक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया है कि अम्ल क्षार को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया के को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो यही बात यहां लिखा हुआ एग्जैक्ट। अम्ल और क्षार की एक खास विशेषता एक दूसरे के गुणों को डैश उनकी क्षमता है। तो एक दूसरे को उदासीन करना, एक दूसरे को
उदासीन करना ही उनकी क्षमता है। यहां भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि उपर्युक्त हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल और क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, प्रभाव को समाप्त कर देता है, यही इनकी क्षमता है। अम्ल और क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है, यही इसकी क्षमता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और यही रिएक्शन एनसीईआरटी का है, क्लास 10th का है। यही हमेशा पूछता है कि NaOH में एक्वस मतलब जलीय, HCl भी हो गया एक्वस, ये NaCl बना देता है और प्लस H2O बना देता है। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछता है NaCl बनाने के लिए NaOH को किससे रिएक्ट करना होगा? HCl से। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण, इस बार हेडमास्टर में पूछा था, इसको हम लोग निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम लोग दोस्त मेरे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लास 10th में पेज नंबर 23 में चैप्टर नंबर 2 में आपको इस बात का जिक्र मिलेगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, आपको क्वेश्चन पूछता है अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या देगा? तो हम लोग कह देते हैं लवण और जल। लेकिन यहां क्वेश्चन कर रहा है अम्ल क्षार की एक खास विशेषता, एक दूसरे के गुणों को उदासीन करना उनकी क्षमता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात उदासीन कर देता है, यही क्षमता उदासीनीकरण कहलाती है। अगला में अगर हम चलते हैं दोस्त मेरे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा के मात्रक की अगर हम बात करें, जूल ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, लेकिन किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा, जैसे 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है, यह भी जूल के बराबर होता है, क्योंकि W बराबर होता है Fs। तो न्यूटन मीटर यह भी जूल के बराबर होता है। एक और मात्रक है इसका, जूल जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है। जूल की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है। जूल की अगर हम बात करें, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर होता है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और आवेग या संवेग का मात्रक जो है, आवेग या संवेग का मात्रक जो है, ये न्यूटन सेकंड है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, और आवेग और संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, आवेग और संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है, दोनों में डिफरेंस है। और ये न्यूटन मीटर ही जूल के बराबर है। ये न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के बराबर है। लिख दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर है, किलोवाट आवर भी जूल के बराबर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है, देखो कहते हैं जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? आप आयाम और आवर्तकाल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? T बराबर फॉर्मूला होता है। देखो साधारण लोलक की अगर हम बात करें, साधारण लोलक की अगर हम बात करें, साधारण लोलक कुछ ऐसा होता है, ये साधारण लोलक है, इसकी लंबाई L है, इसका द्रव्यमान m है, T बराबर फॉर्मूला होता है इसका 2π√L/g। यह आयाम पर, यह ना द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना आयाम पर। आयाम मतलब महत्तम विस्थापन, केवल L और G पर निर्भर करता है। वही अगर स्प्रिंगी लोलक है, वही अगर स्प्रिंगी लोलक है, कौन लोलक है दोस्त मेरे? स्प्रिंगी लोलक है। तो स्प्रिंगी लोलक का जो आवर्तकाल होता है, अगर ये k है और ये m है, तो t बराबर हो जाता है 2π√m/k। t बराबर 2π√m/k हो जाता है। t बराबर 2π√m/k हो जाता है। तो ये स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, स्प्रिंग नियतांक पर भी निर्भर करता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हाँ जल्दी से बता दो। अपरिवर्तित रहता है। सरल लोलक का आवर्तकाल कहता आयाम बढ़ता है तो क्या होता है? आयाम पर ही निर्भर ही नहीं करता है और ना ही द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल L और G पर निर्भर करता है। इज राइट आंसर।
स्प्रिंगी लोलक का आवर्तकाल जो होता है ये 2 पाई √m/k होता है। m द्रव्यमान है और k स्प्रिंग नियतांक है। अगला 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 दूसरा दे दो भाई, तो नेक्स्ट होता नहीं है। कहता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? ये तो सबको पता है, बताओ। ग्रास नली में पाचन होता है क्या? ईसोफेगस में पाचन नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है, नहीं के पाचन का मतलब होता है भोजन का टूटना। पेट में जो है यहां पाचन होता है HCl, HCl का स्राव जो होता है वो पेट में ही होता है, HCl का स्राव। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, पानी अवशोषण होता है, पानी अवशोषण होता है। और छोटी आंत में संपूर्ण पाचन, संपूर्ण पाचन भी होता है, संपूर्ण पाचन भी होता है। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन भी होता है और छोटी आंत में संपूर्ण पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अगर आपको कहेगा पाचन कहां से शुरू होता है तो मुख से, और कहेगा पाचन और अवशोषण दोनों कहां होता है तो कहेंगे छोटी आंत में। पाचन और अवशोषण दोनों कहां होता है तो कहेंगे कहां? छोटी आंत में। पाचन और अवशोषण दोनों कहां होता है? छोटी आंत में। ग्रास नली में भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, HCl का स्राव कहां होता है? पेट में। और बताओ पहली बार पेट में भोजन को पचते हुए किसने देखा था? ब्यूमॉन्ट ने। ब्यूमॉन्ट का नाम सुने हो? ब्यूमॉन्ट जो है इन्होंने ही, ब्यूमॉन्ट से जो कहेगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का को जो है पेट में पचते हुए जो है से किसका संबंध है? कहेंगे ब्यूमॉन्ट नाम के वैज्ञानिक का, NCERT में लिखा हुआ है। तो कहते हैं किसका स्राव होता है? HCl का। बड़ी आंत पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। ग्रास नली पाचन नहीं के बराबर होता है। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन और अवशोषण होता है। ईसोफेगस कहते हैं। ऑर्डर क्या है देखो, ऑर्डर होता है एगो ग्रास नली, ग्रास नली ले लो, ग्रास नली नहीं, पहले तो मुख, माउथ कैविटी यानी मुख, पहले भोजन मुख में आता है, पाचन का मतलब भोजन का टूटना, फिर ईसोफेगस में आता है, ग्रास नली में आता है, ग्रास नली से आता है अमाशय में, अमाशय में, अमाशय से आता है दोस्त मेरे छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में, और छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में, छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में, छोटी आंत से कहां आता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से रेक्टम होते हुए बाहर निकल जाता है, रेक्टम और एनस होते हुए बाहर निकल जाता है। यहां से फिर रेक्टम में जाता है, यहां से फिर कहां जाता है? रेक्टम में जाता है। ये ऑर्डर होता है। आपको कहेगा बताओ भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है? कहेंगे भैया छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब कहते हैं अमाशय में HCl का स्राव होता है, यहां भी भोजन का पाचन होता है। मुख में पाचन शुरू हो जाता है और रेक्टम से फिर भोजन रेक्टम होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। हाँ वेरी गुड। देखो माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कुल मिला के मामला है। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है अगर कहेगा तो कहेंगे कहां होता है? छोटी आंत में होता है। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा होता है। वसा का पाइसीकरण की अगर हम बात करें किसके द्वारा होता है दोस्त मेरे? पित्त रस के द्वारा होता है। चलो नेक्स्ट में अगर हम बात करें दोस्त मेरे, देखो अगर हम क्लास 10th के NCERT की बात करें, चैप्टर नंबर 6 में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब हो गया छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, देखो यही तीनों बात यहां लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय के श्रावण से श्रवण प्राप्त करता है। श्राव मतलब जो पचने वाला एंजाइम है वो यहां से वो प्राप्त करता है। फिर कहता है अमाशय से आने वाला भोजन, अमाशय से जो छोटी आंत में आता है अम्लीय है। क्वेश्चन पूछता है बताओ अमाशय में तो HCl का स्राव होता है, तो अमाशय से में जो भोजन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है।
और अग्नाशयी के एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। क्वेश्चन पूछता है बताओ भोजन को जो अम्लीय होता है वो क्षारीय कैसे बनता है, तो कौन करता है, पित्तरस करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, क्षुद्रांत्र से यानी छोटी आंत से वसा की बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उसे छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। तो बोले ना पित्त रस का काम है छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या करना, तोड़ना। किसको, भोजन को। अब भोजन को तोड़ना ही तो पाचन कहलाता है। अगला 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 आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला 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 कहते हैं बताओ, कहते हैं निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल का शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। एक तो कैटलिस्ट हो गया, उत्प्रेरक हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एस्टरलाइजिंग एजेंट में डॉक्टरी हथियार जो है, डॉक्टरी हथियार साफ करने के लिए हम लोग एस्टरलाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हो गया जो ऑक्सीकरण की क्रिया यानी अवकरण की क्रिया, यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्त मेरे, ग्रहण करता है, सूक्ष्मजीव को मार देता है और पानी को शुद्ध कर देता है। और ये सूक्ष्मजीव को मार देता है, सूक्ष्मजीव को मारता और पानी को शुद्ध करता, और पानी को शुद्ध करता, और पानी को शुद्ध करता है। सूक्ष्मजीव को मार देता और पानी को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो यही आंसर हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हो गया ऑक्सीकरण। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है। इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है मंदक, एक होता है मंदक, या ये एक कहते हैं वर्धक, एक वर्धक और दूसरा विष। वर्धक की अगर हम बात करें, वर्धक की बात करें जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और विष की अगर हम बात करें अभिक्रिया की दर को घटा देता है। वर्धक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और विष जो अभिक्रिया की दर को घटा देता है। कितना बार आप कमेंट्स कर रहे हैं, उत्तम जी सर आपका क्लास करके साइंस बहुत रिफॉर्म हो गया है, टेस्ट में 20 नंबर तक आ जाता है। चलिए बहुत 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 बधाई आपको। उत्प्रेरक की अगर हम बात करें, वर्धक जो बढ़ा देता है, विष जो घटा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो जितना सूक्ष्म जीव है उसको मार देता है और जल को शुद्ध कर देता है। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा प्रति इकाई, ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदल दे। देखो ये हमेशा ध्यान रखना है। एक होता है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा, अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा, अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा। एक होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, एक होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ये उसी अवस्था में वस्तु को गर्म करेगा। जल है तो जले में गर्म करेगा, इसको कहते हैं उसी अवस्था में गर्म करना, उसी अवस्था में गर्म करना, उसी अवस्था में गर्म करना, उसी अवस्था में गर्म करना। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं अवस्था बदलने के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा, उसी अवस्था में गर्म करना विशिष्ट ऊष्मा धारिता। बताओ अब आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। कहते हैं दबाव पर ठोस को द्रव में बदलना है। तो अवस्था बदल रहा है ना, तो अवस्था बदल रहा है तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। द्रवण गल रहा है तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अगर वाष्पीकृत होता तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाता। हो गया। अब सब्लिमेशन मतलब हो गया ऊर्ध्वपातन। यहां परिशोधन दे दिया है, ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से सीधे गैस में बदल जाना।
ठोस टू सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गुप्त उष्मा अवस्था बदलनी, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस कर देगा, ये अवस्था बदल देगा। अवस्था बदलने के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा, अवस्था बदलने के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा, और उसी अवस्था में गर्म करने के लिए विशिष्ट उष्माधारिता। अगला 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 देखिए क्या दिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन है। देखो एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, राइबोसोम के अलावे प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। देखो आप पढ़े भी होंगे कि प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है एग्जैक्ट यही दिया हुआ है, 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम, 70s राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में इसमें यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है दोस्त मेरे 80s राइबोसोम। तो बताओ, क्वेश्चन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जब आप एनसीईआरटी क्लास 11th पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 90, तो वहां लिखा हुआ है राइबोसोम के अलावे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो अविकसित होता है, यूकैरियोटिक जो विकसित होता है, अंगक नहीं पाए जाते हैं राइबोसोम के अलावे, यानी राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिले होते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं, याद रखिएगा। तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि कहता है प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे हम लोग मीसोसोम के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? मीसोसोम के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीसोसोम के नाम से जानते हैं। विशिष्ट झिल्ली जो होता है इसको हम लोग मीसोसोम कहते हैं, याद रखिएगा। और प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम, और दोनों मिला के अगर कहिएगा तो मेनली राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर होता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर पाया जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। लवक 3 प्रकार के होता है। लवक केवल प्लांट में होता है, केवल पौधा में होता है। केवल पौधा में अगर कहिएगा तो मेनली आपको 2 चीजें होती है, एक तो लवक जो है केवल पौधा में होता है, और दूसरा जो है कोशिका भित्ति जो है केवल पौधा में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में कहता है झिल्ली होता है, झिल्ली तो होता है, कोशिका झिल्ली होता, लेकिन झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता, लेकिन झिल्ली युक्त अंग नहीं होता, झिल्ली युक्त अंग नहीं होता, अंग नहीं होता। ये एकदम एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें, इसमें झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है, लेकिन झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है। अब देख लो, राइबोसोम के अलावे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते, लेकिन राइबोसोम तो पाया जाता है, एक में 70s एक में 80s। और प्रोकैरियोटिक में कहेगा झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है। जैसे ले लो बहुत सारा चीज है उसमें, अलग अलग चीजें हैं जो नहीं पाई जाती है। अगला अगला अगला, इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? इसमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एसिड का क्वथनांक उच्चतम होता है। CH3COOH का नाम सुने हो? एसिटिक एसिड, इसी को इथेनोइक एसिड कहते हैं, और इसका क्वथनांक उच्च होता है। बाकी तो ये अल्कोहल वगैरह है तो इसका नहीं होता है। एसिड का क्वथनांक उच्च होता है।
बता दो रे भाई। कहता है सोनार। सोनार का नाम सुने हो? सोनार के द्वारा पानी में चीजों को खोजा जाता है, नाव वगैरह से। सोनार की मदद से मापा जा सकता है हवाई जहाज की दूरी। क्या नाप सकते हैं? जल्दी बता। हवाई जहाज की दूरी नाप सकते हैं, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि नाप सकते हैं, वायुयान की ध्वनि का पिच, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दिशा और गति नाप सकते हैं। हवाई जहाज की दूरी नहीं नाप सकते। कहेगा सोनार बोले तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा बताओ तो इसमें कौन तरंग का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य, पराध्वनि का, कि पराबैंगनी का, कि पराश्रव्य का? बताओ किसका उपयोग करते हैं? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर? पराश्रव्य, इसमें ध्वनि का यूज होता है दोस्त मेरे। पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। तीनों देखने से एक के जैसा लगता है। अगला बता दो, अगला 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 बताओ। जंतुओं में उपकला उत्तक, आहा, इपिथीलियम टिश्यू। ध्यान से देखना, जंतु उत्तक की अगर हम बात करें, जंतु के उत्तक की अगर हम बात करें, उप इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू कौन टिश्यू दोस्त मेरे? इपिथीलियम टिश्यू। जंतु में इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू की अगर हम बात करें, इपिथीलियम टिश्यू की अगर हम बात करें, उपकला उत्तक से डैश से निर्मित होता है। जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? उपकला इपिथीलियम टिश्यू की अगर हम बात करें तो जल्दी से बता दो किससे ये उत्पन्न होता है। व्हाट इज द आंसर? ए की, बी की, सी की, डी? जल्दी बता। ई दोस्त मेरे, इपिथीलियम टिश्यू की अगर हम बात करें, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मिजोडर्म का नाम सुने हो? एक्टोडर्म की अगर हम बात करें, इसको अधिचर्म कहते हैं। इंडोडर्म की अगर हम बात करें, ये आंत्र का अस्तर होता है। मिजोडर्म की अगर हम बात करें, शरीर की गुहाओं का आंतरिक परत होता है। जितना आपका खुला हुआ अंग है ना, जितना भी खुला हुआ अंग है, उसमें प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एपिथेलियम टिश्यू का प्रयोग करते हैं। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर। जितना भी ये खुला हुआ अंग तंत्र है, सबके लिए हम लोग एपिथेलियम टिश्यू का प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार का होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एगो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, एगो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, और एक तो आपका सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ये इतने प्रकार का होता है। जो अलग अलग जितना भी मांसपेशी है ना, मांसपेशियों में जो खुला अंग है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एक होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब संयोजी उत्तक, जिसमें रक्त आता है, हड्डी आता है, ये सब संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। अगला बता दो, जिस धातुकर्म प्रक्रियाओं के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक का डबल। पहले जांच फिर निवेश। उसको हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? प्रगलन कहते हैं। और ये जो हम लोग आग लगाते हैं ना, आग लगा के जो वस्तुओं को गर्म करते हैं और पिघलाते हैं, इसी को हम लोग स्मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। फेन प्लवन विधि द्वारा कौन अयस्क का? सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। फेन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क का निष्कर्षण होता है? सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। अगला बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है अवतल दर्पण को। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इससे इधर वस्तु रहेगा, इधर अगर वस्तु रहेगा, इधर अगर वस्तु रहेगा, वस्तु अगर इधर रहेगा, मान लो वस्तु का 1 नंबर पोजीशन है, तो प्रतिबिंब का पोजीशन इधर रहेगा। प्रतिबिंब का 1 नंबर पोजीशन रहेगा और ये छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। सेंटर अगर ये है, देखो थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं। अगर ये मान लो अवतल दर्पण है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ध्यान से देखना, एक सेंटर हो गया, तो सेंटर से इधर अगर वस्तु का 1 नंबर पोजीशन है,
ये प्रतिबिंब का 1 नंबर पोजीशन है, प्रतिबिंब का 1 नंबर पोजीशन है, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। और अगर ये वस्तु का 2 नंबर पोजीशन है जो सेंटर से इधर है, तो प्रतिबिंब का 2 नंबर पोजीशन भी इधर होगा, प्रतिबिंब का 2 नंबर पोजीशन इधर होगा, जो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और सेंटर पर रहेगा ना, सेंटर पर रहेगा तो हर हाल में बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखो निम्नलिखित, और हमेशा ध्यान रखना कि इधर जितना प्रतिबिंब बनता है वास्तविक का, इधर बनेगा तो काल्पनिक। क्वेश्चन कर स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा और वास्तविक, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा, बड़ा और वास्तविक इधर प्रतिबिंब बनेगा, तब वस्तु का स्थिति ये होगा। यानी जब बिंब दर्पण और वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, नहीं तब तो बराबर हो जाएगा, बड़ा बनाना है। जब बिंब दर्पण और ध्रुव दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच अगर रहेगा तो पीछे बन जाएगा, और तब वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक बन जाएगा। ये भी गया बोरा में, ये भी गया। जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, हाँ यहां वस्तु होगा तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आ रहा है क्या आंसर? अगर ये क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं तो मतलब आपके पास डेप्थ है, मतलब आपके पास एकदम डेप्थ है, और एकदम प्यार से दोस्त मेरे समझ समझ के पढ़ना होगा। इधर वस्तु होगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर वस्तु होगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर पे रहेगा, सेंटर पे बनेगा। बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? ये एनसीईआरटी में आपको ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, देख लो। अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज भी देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटा यानी बिंदु साइज। छोटा की अगर हम बात करें मतलब बिंदु साइज, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और बाकी तो छोटा बड़ा बराबर आपको पता होगा कैसे। देखो विवर्धित का मतलब बड़ा होता है, ये चीजें जान लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विवर्धित का मतलब बड़ा होता है। और आभासी शब्द दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए हर जगह आभासी पूछता है, आभासी को ही हम लोग काल्पनिक करते हैं। अविवर्धित का मतलब बड़ा होता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लिया। अत्यधिक छोटा का मतलब बिंदु साइज भी होता है, कभी कभी अत्यधिक छोटा नहीं देखे, ये एनसीईआरटी क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 5 में लिखा हुआ है। अत्यधिक छोटा मतलब बिंदु साइज, और विवर्धित का मतलब बड़ा होता है, विवर्धित मतलब बड़ा, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में साफ साफ अक्षरों में। और आभासी लिखा हुआ है, काल्पनिक नहीं लिखा हुआ है, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। पर्दे पर उतारा जाता है वास्तविक को, काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतार सकते। अगला 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 कहते हैं एक साधारण आवर्धक। अभी तुरंत बोले तो आवर्धित या विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। बड़ा ग्लास का में निम्न शामिल है, बड़ा ग्लास जो है, बड़ा ग्लास जो आवर्धित करके हमको दिखाता है, या आर पार हम लोग देखते हैं। आर पार किसमें देखते हैं? लेंस में। और बताओ बड़ा कौन दिखाता है? उत्तल लेंस दिखाता है। और उत्तल लेंस में बताओ छोटी फोकल लंबाई की बड़ी फोकल लंबाई? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस हो जाएगा, इज द राइट आंसर। छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्योंकि फोकल लंबाई अगर कम होगा तो P बराबर 1/f, फोकस कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा। अगला 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 देख लो, बताओ आंसर। न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा का आधारभूत इकाई। तो ऊर्जा की आधारभूत इकाई तो जूल है, ऊर्जा का आधारभूत इकाई तो जूल है रे दोस्त मेरे। रेडियो धर्मिता के द्वारा निर्मुक्त कण, नहीं तो अल्फा बीटा और गामा है रे दोस्त। न्यूट्रॉन का प्रतिकण, न्यूट्रॉन का कोई प्रतिकण नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण हम लोग पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई जो है वो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है दोस्त मेरे? न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। इसी का पार्ट है दोस्त मेरे डेंड्राइड, एक्सॉन, पढ़े होंगे अगर आप तो। अगला कहते हैं एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कक्षा के लिए महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ। m कक्षा के लिए महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? k होता है 1, k l m, m हो गया 3, 3 हो गया तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 18 इज द राइट आंसर।
अगला 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 बता दो क्या हो जाएगा। निम्न विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध इतना और इतना है, 6 ओम की बैटरी से श्रेणीक्रम 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा। ये देख लो ये क्या दिया है दोस्त मेरे, ये एक दिया है 2 ओम और एक दिया है 4 ओम। एक बैटरी से जोड़ दिया है और ये बैटरी का 6 ओम की बैटरी, 6 ओम ने 6 वोल्ट की बैटरी से ये 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा निकलेगी। तो भैया पहले आई निकाल लो। आई बराबर होता है V बटा आर। V का मान कितना दिया हुआ 4 2 6, ये भी 6 है, 6 बटा 6 बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। H बराबर होता है, तो इस पूरे से 1 एम्पियर की धारा जाएगी। क्यों जाएगी 1 एम्पियर की धारा, क्योंकि श्रेणी में है। तो दोस्त मेरे जल्दी से बता दो, H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर ऊष्मा मांग रहा है, H बराबर आई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू आर, आर बोले तो 4 इंटू टी, टी का मान कितना दिया हुआ है 5, 5 चौका 20 जूल इज द राइट आंसर। 5 चौका 20 जूल इज द राइट आंसर। जल्दी से लिख लो, ये 2 ओम ये 4 ओम है। टोटल करंट जो होगा सीरीज में है तो सब में समान करंट जाएगा, सीरीज में है तो सब में समान करंट जाएगा। अगला 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 बताओ क्या होगा। अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी कहा जाता है। इसमें क्या सोचना है, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत रोधी कहते हैं। सही है, अधिक प्रतिरोध जो होगा उसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। आप कहिएगा लेकिन एक ऑप्शन प्रतिरोधक भी है। बताओ अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अधिक प्रतिरोध वाले चालक को जब दोनों दे देना तो आंसर माना प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। देखो प्रतिरोधक की अगर हम बात करें, दो टर्मिनल पर जो निष्क्रिय विद्युत अपघटक का उपयोग, विद्युत घटक का जो उपयोग करते हैं, निष्क्रिय विद्युत घटक और सक्रिय, सक्रिय में आपका आ जाता है डायोड वगैरह। ये नहीं रहता तब आंसर मार देते हम लोग विद्युत रोधी। अगला 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 बताओ, जंतु कोशिका में निम्न में से किसकी अनुपस्थिति होती है। अभी तुरंत हम बता दिए थे, सेलुलोज और कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, एंड लवक भी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। वो जो कहते हैं ना